गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री। पहला चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैं बता दूं आपको पहले कि देखिए, सबसे पहले भारतीय इतिहासों को तो आपने पढ़ा, भारतीय इतिहासों को आपने क्लास 8 में 7th में भी पढ़ा। अब 9th में आपको पढ़ना है विश्व का इतिहास, ठीक है। जैसे क्या फ्रांसीसी क्रांति। अब देखना है कि इसमें क्या हुआ था, ठीक है। भारत इंडिया में वर्गों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहले थोड़ा समझ लीजिए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। वही फ्रांसीसी क्रांति में को भी क्या किया गया है, फ्रांसीसी क्रांति को भी 3 स्टेज में बांटा गया है। गौर से समझिएगा, फ्रांसीसी क्रांति को कितने स्टेज में बांटा गया है? 3 में। प्रथम स्टेज को में रखा गया है पादरी वर्ग को, और सेकेंड स्टेज में रखा गया किसको? कुलीन वर्ग को, और तृतीय स्टेज में रखा गया है बड़े बड़े व्यवसायी जो बड़े बड़े व्यापार करते हैं, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर। जिसके पास क्या है? भूमिहीन का मतलब क्या है? जिसके पास भूमि नहीं है, ठीक है। मजदूर और नौकर, इन सभी को रखा गया है किसमें? तृतीय स्टेज में। तो हमने क्या देखा, भारत के इतिहास में हमने देखा कि भारत के इतिहास में वर्गों को 4 वर्गों में बांटा गया है। लोगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। लेकिन जब हम विश्व के इतिहास की बात करते हैं, व्हेन आई टॉकिंग टू अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री, जब हम लोग विश्व के इतिहास की बात करते हैं तो उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। कंसेप्ट क्लियर रखिए। अब आइए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह कह रहा है पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। ऐसा क्यों था? 14 जुलाई 1789 की सुबह एक ऐसा था कि पेरिस नगर में आतंक का माहौल था, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। कह रहा है, पहले पढ़ते हैं उसको समझाते हैं। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने एक जन सेना को क्या किया? गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों को क्या हुआ? जर्मन प्रवेश कर गए। कह रहे 14 जुलाई 1789 का सुबह एक ऐसी सुबह लेके आई कि पेरिस नगर को एक आतंक का माहौल लगा। पेरिस नगर में क्या था? एक आतंक का माहौल हो गया था, ठीक है। कह रहे सम्राट, जैसे लोगों में ये अफवाह फैला दी गई, लोगों के अंदर में, लोगों के घर घर में ये अफवाह फैला दी कि सम्राट ने आदेश दिया है कि लोगों को घर में घुसकर क्या करने के लिए? गोलियों मारने के लिए, ठीक है। कह रहा है वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का क्या किया है? आदेश दे दिया है। ये किसको? सारे के सारे जो वहाँ के लोग थे उनमें क्या किया गया? ये अफवाह को फैला दिया गया। किसके लिए? सम्राट ने ऐसा कहा है। किसने कहा है? तो सम्राट ने ऐसा कहा है। तो लोगों, जैसे ही ये दहशत फैला, जब लोगों को ये बात पता चला तो लोग सोचने लगे, जब मैं ही नहीं रहूँगा, ठीक है, तो ये सम्राट कैसे रहेगा? जब इंसान को अगर ये बोला जाए तुम एक ही दिन जिंदा रहोगे, ठीक है, तो एक दिन में इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, जितनी उसकी इच्छाएं होती है सब करना चाहता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ऐसा हुआ कि अफवाह थी कि सेना ने नागरिकों को गोली चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द तथा औरत क्या किया? टाउन हॉल में प्रवेश कर गया। ये सब के सब क्या हो गए? एकत्र हो गए। कहाँ पे? तो टाउन हॉल में। उन्हें जन सेना को गठन करने का निर्णय किया। ये सारे लोग इकट्ठा होकर एक सेना को गठन करने का निर्णय कर लिया और हथियार खोजने लगे। जो सम्राट के द्वारा जो हथियार जो भवन में रखा गया था, सारे रास्ते में जितने भी भवन मिलते चले गए, सारे भवन को उसने क्या किया? तोड़ते हुए, ठीक है, और हथियारों की खोज में वो लोग क्या किए? निकल पड़े, ठीक है। अतः सैकड़ों लोग का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले के जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। लोगों में ऐसा अफवाह फैलाया गया कि अगर तुम सेना के खिलाफ अगर लड़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो लोगों ने क्या किया? अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया? पेरिस नगर में जो है बास्तिल जो किला था पेरिस नगर का, उस जेल को उसने क्या किया? तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में लोगों में एक कहा गया कि गोला बारूद वहां पे क्या है? मिलने की संभावना है। सम्राट के द्वारा सारा गोला बारूद वहीं पर रखा जाता है। कह रहे हथियारों पर कब्जे की शस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर, जैसे ही लोग एकत्र हुए, लोगों ने क्या किया? जैसे ही सम्राट के विरुद्ध जो है लोग युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए, तो क्या हुआ? उसी में क्या हुआ? बास्तिल का कमांडर जो था वो क्या हो गया? मारा गया।
और सारे के सारे जो भी कैदी कैद किए गए थे सबको छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या अब कितनी बची थी? केवल 7 थी। सम्राट को निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्ती किला लोगों का घृणा का केंद्र था। लोगों के लिए घृणा का केंद्र इसलिए था ये बास्ती किला क्योंकि सम्राट ने जो है लोगों को मारने के लिए, सेना को मारने के लिए इसी बास्ती किले से आदेश दिया है। ठीक है, ये क्या है? एक अफवाह फैलाई गई थी, कह रहा है। इसीलिए ये लोगों के लिए बास्ती का किला कैसा था? एक घृणा का एक केंद्र बन गया था। लोग उससे नफरत करने लगे थे इस किले से, कह रहा है। इसीलिए किले को ढा दिया गया। किले को लोगों ने क्या किया? ढा दिया, तोड़ दिया और उस अवशेष बाजार में उन लोगों ने बेच दिया। जो भी उसके अवशेष बचे उसको बाजारों में बेच दिया। इस ध्वस्त को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में और संघर्ष हुए। कह रहे हैं क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा संघर्ष होता चला गया। संघर्ष ये क्या हुआ? युद्ध बढ़ता ही चला गया। अधिकांश ऐसी स्थिति हो गई कि फ्रांस शहर में एक ऐसी स्थिति हो गई कि अधिकांश जनता पाव रोटी महंगी कीमत का विरोध कर रही थी। मतलब पाव रोटी इतनी महंगी बिकने लगी थी। देखिए, लोग युद्ध में चले गए। जो पाव रोटी बना रहे थे वो लोग भी बनाना छोड़ दिया, जिसके कारण जो भी बचा था काफ़ी कॉस्टली में बिकने लगे थे। ठीक है, तो लोग क्या किए? इसका खुलकर विरोध करने लगे। बाद में इस दौर का कह रहा है सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम को ऐसी शुरुआत करियोम रूप में देखा जिसे पंडित फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। कह रहा है हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। लोग सोच ही नहीं पाए। बहुत सारे लोग इतिहासकार ऐसे थे जो सोच ही नहीं पाए कि एकाएक सडनली सम्राट के विरोध में इतने लोग इकट्ठा कैसे हो गए और भवन को, इतने बड़े बड़े मंजिलों को ये लोग तोड़ क्यों रहे हैं। बास्ती किला को ढाने के लिए बास्ती किला से लोग इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के दिमाग में यह बैठाया गया था ये बास्ती किला ही एक ऐसा किला है जहाँ से सम्राट ने क्या किया था? आदेश दिया था। क्या करने के लिए? सेना को आदेश दिया था कि लोगों को गोली मारने के लिए। ये क्या था? ये अफवाह था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 18वीं सदी। 18वीं सदी एक ऐसा सदी आया कि उत्तरार्ध में फ्रांसीसी साम्राज्य, ठीक है, कह रहा है सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। और लुई जो 16वां था वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। कह रहा उस समय उसका उम्र केवल 20 साल था। वो जो लुई 16वां था उस समय वो कितने ईयर्स का था? ओनली 20 ईयर्स का था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ठीक है, एंटोनियो से हुआ था। कह रहा राजभवन में उस समय में उसने राजकोष, जब वो राज की गद्दी पर बैठा तो उस समय उसको क्या मिला? राजकोष खाली मिला। ठीक है, राजकोष पूरी तरह क्या था? खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। क्यों? इसलिए जो है राजकोष खाली पाया गया। राजकोष में कुछ भी नहीं पाया गया। इसका रीजन ये था कि लंबे समय तक युद्ध चला था। युद्ध जो है लंबे समय चलने के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी? पूरी तरह चरमरा गई थी। ठीक है, कह रहा है कि वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। कह रहा है वर्साया के विशाल महल और राज दरबार शान और शौकत से बनाए रखने की फिजूल खर्च का बोझ भी अलग से था। ऐसा था जो ये बड़े बड़े जो महल बने हैं, वर्साया का जो महल बनाया गया है वर्साया का, उसकी भी मेंटेनेंस करना है, इसके लिए भी खर्च की जरूरत थी। ठीक है, कह रहा है कि लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। ऐसा हुआ कि फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश को जिस समय कैद किया गया था ब्रिटेन से, आज ब्रिटेन ने कैद किया था उसको, तो ब्रिटेन से आज़ाद कराने में उसने क्या की थी? मदद किया था। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीरे से भी अधिक कर्ज चुक गया था। अब फ्रांस पर ऐसा हुआ था कि फ्रांस पूरी तरह से कर्ज से ढल चुका था। ठीक है, लद चुका था। जबकि उससे पहले कह रहा है पहले से ही 2 अरब लीरे का बोझ चढ़ा हुआ था। ये तो कर्ज चढ़ा ही उस पर, लेकिन इससे पहले से भी वो खुद लदा हुआ था कर्जों में। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। अब ऐसा हुआ कि जो लोग जो है कर्ज लिए होते हैं, कह रहा है उन लोगों से कर्जदाता ने क्या किया? 10% की भी ब्याज की मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत भी हिस्सा दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे कर्ज के चुकाने में मजबूर थी। ऐसा स्थिति हो गई फ्रांस की सरकार को कि कर्ज चुकाते चुकाते इसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई? कमज़ोर हो गई थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार में करों में वृद्धि के लिए बाध हो गई और कदम पे नाफाकी 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बढ़ गया था। केवल तीसरे स्टेट के ही लोग जनसाधारण की अदा करते थे। ऐसा स्थिति हो गया कि ये जब फ्रांस में क्या हो गया, जब फ्रांस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, सरकार ने क्या किया? जो वर्साया का किला था, ठीक है, जो भवन थे, उसको चलाने के लिए और अपने देश को चलाने के लिए उसने क्या किया? और चलाने के लिए लोगों पे क्या किया? टैक्स का बोझ डाल दिया। ठीक है, सारे सामानों का रेट बढ़ा दिया उसने। ठीक है,
कह रहे हैं तो उस समय क्या किया गया, लेकिन इस समय में जो 2 वर्ग थे वो टैक्स चुका नहीं पाने में असमर्थ थे, लेकिन तीसरा वर्ग जो था यही जो है कह रहा है अदा करते थे सिर्फ। ठीक है, वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। कह रहा है प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 के पहले के फ्रांसीसी समाज संस्थाओं के लिए होता था। कह रहा है प्राचीन जो राजतंत्र था उस पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए ही होता था। ठीक है, ये कह रहा है देखिए फ्रांसीसी समाज को वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। चित्र 2 जिसको आप देखे हैं वो फ्रांसीसी समाज को क्या करता है, वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। जो उस समय जो फ्रांस की जो आबादी थी उस पूरी आबादी में लगभग 90% ही क्या था, किसान था। लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन ऐसे थे कि सभी के सभी जमींदार ही लैंड लॉर्ड ही नहीं थे, सभी के पास ज़मीन नहीं थी। ठीक है, ज़मीन मालिकों की संख्या क्या थी, कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन कह रहा है चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। ऐसा है 60% ज़मीनों पर इन लोगों का क्या था, अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषता जन्म पर था, कह रहा है जन्मा प्राप्त था। इन लोगों को जन्म से ही कुछ विशेषता क्या है, अधिकार प्राप्त था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष था राज को दिए जाने करों में छूट। ठीक है, राज को दिए जाने करों में छूट इन लोगों को दिया गया था। कुलीन वर्ग कुछ अन्य सामांती विशेषाधिकार भी हासिल था। किसान से सामांती कर वसूल करता था और किसान अपने स्वामी की सेवा में स्वामी के घर खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं तथा सड़कों पर निर्माण सहयोग आदि करने में बात थे। ऐसी स्थिति थी जब उस समय जब किसी जमींदार लैंडलॉर्ड से ज़मीन लिया जाता, मतलब कर्ज लिया जाता था, तो उसके बदले में उसे घरों में या कहीं न कहीं काम करना पड़ता था। ठीक है, पूरी तरह से वो लदा रहता था। कह रहा है चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइट धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। अब देखिए ऐसा था कि किसान पूरी तरह से फिसल चुका था क्योंकि उसे कई तरह से टैक्स देना पड़ता था। अब चर्च भी था उस समय जो क्या करता था, किसानों से कर वसूलता था, जिसको क्या कहा जाता था, धार्मिक कर, मतलब टाइट कहा जाता था, टाइट। ठीक है, कह रहे हैं वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर, अनेक प्रत्यक्ष कर शामिल थे। और प्रत्यक्ष कर नामक तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का सारा बोझ कह रहे हैं करों के माध्यम से ही जनता वहन करती थी। और राज्य के जितने भी वित्तीय बोझ था वो सारी के सारी बोझ को अगर कोई वहन करता था तो वो क्या था, वो जनता से ही लिया जाता था। ऐसी स्थिति थी। याद रखिएगा फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। ठीक है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। अब देखिए कह रहा है जीने का संघर्ष। कह रहा है फ्रांसीसी जनसंख्या सन 1715 में से 2.3 करोड़ थी। इस समय जो उसकी आबादी थी फ्रांस की इतनी करोड़ थी, जो सन 1789 से बढ़कर वो 2.8 करोड़ हो गई। परंतु अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज बढ़ी। और ऐसी थी हो गई कि अनाज के उत्पादन प्रोडक्शन के लिए उसकी जो है मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अधिकांश लोगों के मुख में खाद, पाव, रोटी और कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर काम कारखानों में मजदूरी करते थे। उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन काम तो करते थे, लेकिन उसकी मजदूरी जो है कौन तय करता था, मालिक तय करते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रहा था मजदूरी उसकी क्या हो रही थी, नहीं बढ़ रही थी। कह रहा अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई थी। उस समय जो ऐसा डिफ्रेंसेस था कि अमीर और गरीब में काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंसेस होता था। ठीक है, कह रहा है कि चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर हो गई जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाते थे, रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आए थे। कह रहा फ्रांस की स्थिति एक ऐसी स्थिति थी जब किसान जो क्या होता था, कर्ज से तो डूबे ही रहते थे, और जब ओला गिरता था, ठीक है, या कोई फ्लड आता था, स्थिति में ऐसी स्थिति में किसान जो है पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता था। ठीक है, उसकी रोजी रोटी का संकट पैदा शुरू हो जाता था। ठीक है, चलिए डेट्स ऑल फॉर थैंक यू फॉर डे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, हम लोग फ्रांसीसी क्रांति नेक्स्ट डे और पढ़ेंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू फॉर डे।